जय हिंद दोस्तों। इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूनिट 4 दलीय व्यवस्थाएं और चुनावी राजनीति के बारे में। इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 9 राज्य दलीय व्यवस्थाएं, चैप्टर नंबर 10 चुनावी राजनीति और चैप्टर नंबर 11 नेतृत्व। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे दलीय व्यवस्था के अर्थ, विभिन्न राज्यों की दलीय व्यवस्था के तरीके, दलीय व्यवस्था में हुए परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दलीय व्यवस्था को सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के साथ जोड़कर समझेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति के अर्थ एवं उसके क्षेत्र की व्याख्या, भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के बीच संबंध, राज्यों की चुनावी राजनीति के तरीकों की पहचान और चुनावी राजनीति के लामबंद होने के प्रमुख मुद्दे। और चैप्टर नंबर 11 नेतृत्व में हम पढ़ेंगे भारत में नेतृत्व के अर्थ एवं उसके महत्व, भारतीय राज्यों में नेतृत्व की विशेषताओं की पहचान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में नेतृत्व की प्रगति में परिवर्तन की चर्चा कर और नेतृत्व के उदय की प्रक्रिया को समझेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 दलीय व्यवस्था और चुनावी राजनीति के बारे में। तो इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर की मदद से पूरा कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का अर्थ बताते हुए भारत की दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में हम जिक्र करेंगे और राजनीतिक दल का अर्थ समझेंगे। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अभिन्न अंग होते हैं जो सत्ता प्राप्ति और नीति निर्माण के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। एक राजनीतिक दल ऐसे समान विचारों वाले लोगों का संगठित समूह होता है जो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता है। राजनीतिक दल की विशेषताएं, यह संगठित सदस्यता पर आधारित होता है। इसकी अपनी विशिष्ट विचारधारा, नीति और कार्यक्रम होते हैं। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना होता है। यह समाज के विभिन्न समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। तो राजनीतिक दल में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसको मिलाकर एक राजनीतिक दल का निर्माण होता है। तो यह कुछ लोगों का संगठित सदस्यता पर आधारित एक समूह होता है। इसकी अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी एक नीति होती है और उसके माध्यम से कार्यक्रम चलाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के थ्रू हम जीत कर सत्ता प्राप्त करें। और इसका अगला विशेषता क्या है, यह समाज के विभिन्न समूहों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। मतलब यह इसका कुछ एजेंडा होता है, कुछ लोगों का समूह होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हैं। तो आगे बात करते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में। भारत की दलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में बहुत सारे दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दल सक्रिय हैं। यह व्यवस्था भारतीय समाज की विविधता और संघीय संरचना को प्रतिबिंबित करती है। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। तो भारत में क्या है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इस कारण क्या है, बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। और स्वतंत्रता के पश्चात काफी समय तक कांग्रेस सत्ता में रही थी तथा इसका प्रभुत्व रहा था। पर 1989 के बाद गठबंधन युग की शुरुआत हुई। अब सत्ता में आने के लिए विभिन्न दलों को सहयोग करना आवश्यक हो गया। इसमें गठबंधन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और सत्ता को चलाती हैं। भारत में प्रमुख गठबंधनों के उदाहरण क्या है, राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जो कि हाल फिलहाल की सरकार है हमारे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात थी, कांग्रेस सरकार जिसे बोलते हैं हम भारत में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। वाम मोर्चा, मार्क्सवादी और अन्य वामपंथी दलों का समूह। भारत की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या है, बहुदलीयता है। अनेक दल चुनावी राजनीति में भाग लेते हैं। भारत में बहुत सारे चुनावी दल हैं जो राजनीति में चुनाव में भाग लेते हैं। गठबंधन सरकारें, स्पष्ट बहुमत न होने पर दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता
तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर बहुमत प्राप्त करते हैं और गठबंधन की सरकार बनाते हैं। विचारधारा विविधता, दलों की अलग अलग वैचारिक प्रतिबंधाएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक दल की अलग अलग विचारधारा होती है तथा उसको मुद्दा बनाकर वो चुनाव में भाग लेते हैं तथा सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय, राज्यों की सामाजिक राजनीतिक पहचान को मजबूती मिलती है। इसमें क्या है कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो राज्य में सक्रिय होते हैं तथा उनकी सामाजिक राजनीतिक पहचान को उजागर करते हैं तथा सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत की बहुदलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है, किंतु यह कभी अस्थिरता और अवसरवादी गठबंधनों का कारण भी बन जाती है। और फिर यह प्रणाली भारतीय जनतंत्र की बहुलतावादी आत्मा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस व्यवस्था के पतन के क्या कारण थे? जो कांग्रेस पार्टी का पतन था उसके क्या कारण थे? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस पार्टी एक सर्वप्रभुत्वशाली दल के रूप में उभरी। इसे कांग्रेस व्यवस्था कहा गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एक इकलौती पार्टी थी जिसने भारत पर राज किया और काफ़ी समय तक राज किया, तो इसलिए इसे कांग्रेस व्यवस्था कहा गया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसे कांग्रेस ही सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रही थी। लेकिन 1967 के बाद यह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंततः पतन की ओर अग्रसर हुई। तो इसमें क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 के बाद 1967 तक 20 साल तक यह व्यवस्था एकदम मजबूत थी, परंतु 1967 के बाद यह व्यवस्था कमजोर होने लगी और धीरे धीरे पतन की ओर होने लगी। कांग्रेस व्यवस्था के पतन के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था गुटबाजी और आंतरिक विघटन। तो कांग्रेस पार्टी में क्या था कि गुटबाजी होने लगी थी और आंतरिक विघटन होने लगा था। कांग्रेस में नेतृत्व की एकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और वैचारिक मतभेद पार्टी को कमजोर करने लगे थे। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस का नेतृत्व था वो पहले क्या था, शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आता था, जिसमें लोग उनका कहा मानते थे, जो उन्होंने बोल दिया फैसला ले लिया सर्वमान्य होता था। परंतु धीरे धीरे इसमें क्या था, एकता समाप्त होने लगी। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का जन्म हुआ और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी कि सत्ता को कौन चलाएगा और कुर्सी पर, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और इनमें क्या होने लगे, वैचारिक मतभेद होने लगे। और दूसरा रीजन क्या है, नीतिगत असंतोष और प्रशासनिक विफलताएं। तो 60 के दशक में अकाल, बेरोजगारी हो गई, महंगाई आ गई और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी गंभीर समस्याओं से देश जूझ रहा था, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ गया। तो वो क्या करने लगे और दूसरे रास्ते की तरफ देखने लगे और लोगों को लगा कि यह इस पार्टी की वजह से हो रहा है, इसलिए कांग्रेस कमजोर होने लगी। क्षेत्रीय दलों का उदय, कांग्रेस की केंद्रीयकृत राजनीति के विरोध में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। पहचान और स्थानीय मुद्दों पर आधारित दल उभरने लगे, इससे कांग्रेस की पकड़ ढीली हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों में कांग्रेस का प्रभुत्व था, परंतु धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के आने के बाद इसमें क्या था, कांग्रेस की राज्य में पकड़ ढीली हो गई। गठबंधन राजनीति की शुरुआत 1967 के सन में चौथे आम चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस बहुमत खो बैठी और गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनी। यह कांग्रेस वर्षों के अंत की शुरुआत थी, यहीं से कांग्रेस का अंत होना शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है विकल्पों का सशक्तिकरण। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट दल, भारतीय लोक दल आदि ने कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर कर जनता को संगठित किया और खुद को एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें था कई पार्टियों का उदय हो गया था, जन्म हुआ, जो चुनाव में भाग लेती थी। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की जो कमियां थी उनको लोगों के सामने रखा और उन्होंने उस कमी को ये बताया कि वो इसको पूरा करेंगे ताकि एक प्रभावशाली विकल्प प्रस्तुत हो सके और चुनाव में उसे जीत प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है नेतृत्व संकट। इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस में करिश्माई और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव रहा, इससे पार्टी की राष्ट्रीय पहचान कमजोर पड़ी। तो जब इंदिरा गांधी आई तो उसके बाद इसमें क्या था कि कांग्रेस की जो कमान थी वो कमजोर पड़ने लगी थी। अगला पॉइंट है पार्टी विभाजन और नए दलों का निर्माण। कांग्रेस में समय समय पर विभाजन हुए, जैसे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिससे उसकी शक्ति और जनाधार में गिरावट आई। पार्टी में से कई पार्टियां निकल गई, जिससे उसका कई राज्यों में पकड़ कमजोर हो गई, जिससे पार्टी कमजोर होती गई। लोकतांत्रिक विविधता का उदय। भारतीय मतदाता धीरे धीरे एक दल के वर्चस्व की जगह प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ, जहां सत्ता परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया बन गई। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? कांग्रेस व्यवस्था का पतन न केवल एक दल की कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का भी प्रतीक है, जहां एकाधिक दलों की सहभागिता और वैकल्पिक नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ती है। यह परिवर्तन भारतीय राजनीति को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और प्रातिनिधिक बनाता है। 1970-80 के दशक में राज्यों में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो 70-80 के दशक में राज्यों में दलीय व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। 1967 के आम चुनाव के बाद भारत की राजनीतिक संरचना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस का एक 76 वर्षों चुनौती के घेरे में आ गया और राज्यों में द्विदलीय और कुछ स्थानों में बहुदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आई। तो 1970 और 80 के दशक में भारतीय राज्यों में दलीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और क्षेत्रीय दलों का उदय होने लग गया। इस कालखंड की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसका जिक्र करेंगे। द्विदलीय व्यवस्था का उदय हो गया। इस दशक में अधिकांश राज्यों में दो प्रमुख दलों की मौजूदगी देखने को मिली, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ कोई प्रभावशाली गैर कांग्रेसी दल। यद्यपि कई छोटे दल निष्क्रिय थे, परंतु राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र दो प्रभावशाली दलों के बीच सिमटा हुआ था। क्षेत्रीय दलों का उभार। इस दौर में कई क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए, जो स्थानिक सामाजिक वर्गों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका क्या उदाहरण है? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल और बाद में इसका नाम लोकदल, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों की मौजूदगी। इसका अगला पॉइंट क्या है? जनता पार्टी का गठन और क्षणिक उदय। 1977 में आपातकाल के विरोध में कई विपक्षी दल के विलय से जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसने कांग्रेस को केंद्र और कई राज्यों से हटाकर सत्ता में प्रवेश किया। परंतु इसमें क्या हुआ कि यह गठबंधन आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक टिक नहीं पाया और यह टूट गया। दलीय विभाजन और पुनर्गठन। जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों में विभाजन होते गए, जिससे नए दल जैसे लोकदल, जनता दल और कांग्रेस और जनमोर्चा उभरे। कांग्रेस में भी समय समय पर विभाजन हुए, जिससे उसकी राज्य स्तरीय पकड़ प्रभावित हुई। कांग्रेस की स्थिति। यद्यपि कांग्रेस अभी भी कई राज्यों में प्रमुख शक्ति थी, लेकिन वह पहले से जैसी निर्विवाद सत्ता में नहीं रह पाई। अब उसे राज्यों में गठबंधन या कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? 1970-80 के दशक में भारत के राज्यों में दलीय बहुलता की नींव रखी। इस दौर में राजनीतिक स्थानिक स्तर पर अधिक केंद्रित हुई और क्षेत्रीय मुद्दों एवं सामाजिक विविधताएं दलीय संरचना को प्रभावित करने लगी। द्विदलीय व्यवस्था भले ही स्थायी न रही हो, पर इसने लोकतंत्र में विकल्प की अवधारणा को मजबूत किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1990 के दशक से भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान। 1990 के दशक से भारत की दलीय व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले। यह कालखंड बहुदलीय व्यवस्था की उदय, क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में वृद्धि और गठबंधन राजनीति के विस्तार का परिचायक रहा है। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? बहुदलीय प्रणाली का विस्तार। इस दौर में राज्य में केवल दो प्रमुख दलों तक सीमित न रहकर अनेक दल बने, जिससे बहुदलीय प्रणाली का विस्तार हुआ। तो 1990 के दशक में क्या है कि भारतीय दलीय व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था बन गई थी। तो इसमें क्या था? छोटे बड़े दलों का उदय हो गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्य में यह प्रवृत्ति प्रमुख रही थी। इसमें बहुत सारी पार्टियों का उदय हो गया था। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव डीएमके, एआईएडीएमके तमिलनाडु में थी और उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और बिहार में आरजेडी व जेडीयू जैसे दलों ने राज्य स्तरीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। राजनीतिक दलों का विभाजन और पुनर्गठन। प्रमुख दलों में गुटबाजी और आंतरिक असंतोष ने नए दलों को जन्म दिया। उदाहरण समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जन्म जनता दल से हुआ है।
जातीय और सामाजिक आधार पर राजनीति। दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जैसे समुदाय के सामाजिक उभार ने अनेक जाति आधारित दलों को जन्म दिया, जैसे बीएसपी, अपना दल आदि। तो इसमें क्या है कि जाति आधारित कई दल का निर्माण हो गया था, जैसे कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में, अपना दल आदि, और गठबंधन राजनीति का उदय हो गया था। कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर रहा था, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गठबंधन की सरकारों का चलन बढ़ गया था। कांग्रेस का पतन और भाजपा का विस्तार। 1990 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व घटा, वहीं भाजपा तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर उभरी, हालांकि कुछ राज्यों में वह सीमित प्रभावी रही है। तो 1990 के दशक के बाद इसका क्या है कि मेनली क्या है, उत्तर भारत में इसका प्रकोप ज़्यादा रहा है, जिससे क्या है कि भाजपा का विस्तार हो गया और कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। परंतु साउथ में, दक्षिण भारत में अब भी यह कमजोरी थी। राज्य के विशेष मॉडल। उत्तर प्रदेश, बिहार बहुदलीय व्यवस्था व जातीय दलों की प्रमुखता थी इसमें। राजस्थान और पंजाब में क्या था, द्विदलीय और द्विध्रुवीय राजनीति प्रमुख थी। इसमें क्या था, राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा, और पंजाब में अकाली दल। तमिलनाडु में क्या था, द्रविड़ पार्टियों डीएमके, एआईएडीएमके का प्रभुत्व था। और इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ राज्यों में छोटे दल और एक दल ही क्यों उभरे। इसमें देखते हैं, कुछ राज्यों में छोटे दल केवल एक प्रमुख दल के उभरने के पीछे कई कारण थे, जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े हैं। तो कई राज्यों में क्या था, छोटे दलों में से एक दल का ही उभरना। इसका मेन रीजन ये था कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे थे। इसमें सामाजिक समरूपता, जैसे राजस्थान में राजनीतिक प्रभाव कुछ प्रमुख जातियों जाट, राजपूत, ब्राह्मण में सिमटा है, जिससे नई जाति आधारित पार्टियों का उभार कम हुआ। जैसे राजस्थान में ये 3 प्रमुख जातियां हैं, अगर कोई अलग जाति की पार्टी बनाएगा तो वो उसमें जीतेगा ही नहीं। तो इसमें क्या थी, सामाजिक समरूपता। स्थायी राजनीतिक गठजोड़, कुछ राज्यों में 2 प्रमुख दलों जैसे कांग्रेस भाजपा के बीच सत्ता का चक्कर बना रहा, जिससे छोटे दल उभरे ही नहीं या मजबूत नहीं हो उसके। राजनीतिक दलों के बीच संतुलन, प्रमुख दलों ने सामाजिक समूहों को अपने में समाहित कर लिया, जिससे नए दलों की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। तो उन्होंने जो उनके सामाजिक समूह थे उसको पार्टी ने क्या था कि जो बड़े दल थे उन्होंने अपने में समाहित कर लिया था, जिससे छोटे दलों का उदय ही नहीं हुआ, उसकी कमी महसूस ही नहीं हुई। अगला था नेतृत्व की केंद्रीकरण प्रवृत्ति। बड़े दलों में प्रभावशाली नेतृत्व ने छोटे दलों के नेताओं को उभरने से रोका, या वो बड़े दलों में ही समाहित हो गए। तो कई स्टेट में क्या हुआ कि जो बड़े दल थे उन्होंने छोटे दलों के नेता थे उनको उभरने नहीं दिया, ये कोई उभरा था उसको अपने में मतलब शामिल कर लिया था। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनुपस्थिति। जहां क्षेत्रीय असमितता, सांस्कृतिक विशिष्टता कम है, वहां क्षेत्रीय दलों का उभार नहीं होता। उदाहरणतः राजस्थान और गुजरात। तो कई बार क्या है, क्षेत्रीय में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सांस्कृतिक विशिष्टता कम होती है, जिसके कारण क्षेत्रीय दलों का उदय होता ही नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं राजस्थान और गुजरात में क्या है, राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस और भाजपा ही मेन सरकार है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वही चुनाव लड़ती, क्षेत्रीय पार्टियां कम विकसित हैं या उनका उभार कम है। अगला पॉइंट है विकास और प्रशासनिक स्थिरता। जहाँ लंबे समय तक एक ही दल की सरकारें रहीं, जैसे ओडिशा में बीजू जनता दल, वहाँ जनता का भरोसा बना रहा और नए दलों को अवसर ही नहीं मिला। तो इस प्रकार ये क्या था, छोटे दलों का उभार कम हुआ था या एक दल के रूप में ही हुआ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में 1990 के बाद दलीय प्रणाली में आए प्रमुख परिवर्तनों की चर्चा करनी है कि 1990 के दशक के बाद दलीय प्रणाली में क्या परिवर्तन आए। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय लघु दलों के उभार के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि 1990 के दशक के बाद राज्यों में लघु दलों का उभार क्यों हुआ। भारत में दलीय व्यवस्था से तात्पर्य उन राजनीतिक दलों की संख्या, उनकी चुनावी सक्रियता और सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया से है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी गई, एक दलीय, वर्चस्व, द्विदलीय प्रतिस्पर्धा और बहुदलीय सहभागिता। तो भारत में आज़ादी के बाद हमें क्या देखने को मिला, एक दलीय जो कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की वर्चस्व रहा था, वो एक दलीय वर्चस्व था। द्विदलीय जिसमें 2 दलों का होना, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होना, और बहुदलीय सहभागिता और बहुत सारे दलों का होना। 1950 से 1970 तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, लेकिन 1970 और 80 के दशक में
कुछ राज्यों में द्विदलीय प्रणाली देखने को मिली और 1990 के बाद देश में अधिकतर राज्यों में बहुदलीय प्रणाली की जड़ें मजबूत होने लगी। इस परिवर्तन का संबंध राजनीतिक दलों के आंतरिक विभाजन, सामाजिक परिवर्तन और संघीय ढांचे में क्षेत्रीय दलों के उभार से है। तो हमें क्या देखने को मिला, 1970 तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, कांग्रेस पार्टी का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व रहा था, उन्होंने राज किया। और 70 से 80 के दशक में द्विदलीय उभार देखने को मिला था और 90 के दशक के बाद हमें बहुत सारे दल देखने को मिले, बहुदलीय प्रणाली देखने को मिली। तो इसका मेन रीजन है सामाजिक परिवर्तन और संघीय ढांचे में क्षेत्रीय दलों के उभार से है। 1990 के दशक की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता बहुदलीय का उभार। इस दौर में राज्यों में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई दलों ने सत्ता में भागीदारी की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अब राजनीति एक दलीय वर्चस्व से निकलकर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ चुकी है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि द्विदलीय प्रतिस्पर्धा से निकलकर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ चुकी है, जिसमें बहुत सारे दलों का उभार हो गया है, बहुत सारे दल राजनीतिक चुनाव में हिस्सा लेने लग गए हैं। अगला है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई। जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, वहीं बिहार में आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी जैसे दलों का प्रभाव बढ़ा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेटों में क्षेत्रीय दलों ने चुनाव जीतकर सत्ता में भागीदारी की और बहुदलीय क्षेत्रों का उभार हुआ। अगर उनका स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो उनका सत्ता में हिस्सा जरूर रहा गठबंधन की सरकार से। जातीय और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व, दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक चेतना बढ़ने से इन समूहों के नेताओं ने नए दल बनाए, जैसे अपना दल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा आदि। इन दलों ने समाज के वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती दी। तो इन दलों ने क्या किया कि एक समाज को लेकर चले, उनकी विचारधारा को लेकर चले और अपनी सत्ता में भागीदारी करने का प्रयास किया। अगला देखते हैं राजनीतिक दलों का विभाजन और गठबंधन। कई पुराने दलों में आंतरिक संघर्ष के कारण विभाजन हुआ और नए दल बने, जैसे जनता दल से समाजवादी पार्टी, आरएलडी, आरजेडी जैसे पार्टियां बनी। साथ ही गठबंधन की राजनीति भी इस दौर में अहम विशेषता रही। तो इसमें क्या रहा, एक बड़ी पार्टी से बहुत सारी पार्टियों का निकलना, और जिसके कारण क्या है कि सत्ता में इनकी भागीदारी बढ़ गई और गठबंधन की सरकार का भी एक नया रूप देखने को मिला। राज्य में विभिन्न दलीय स्वरूप। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब में द्विदलीय व्यवस्था स्थिर रही, जहां मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा की प्रतिस्पर्धा रही। वहीं यूपी, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था सक्रिय रही। तो कुछ राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था थी और कुछ राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था थी। द्विदलीय व्यवस्था हमें केवल राजस्थान और पंजाब में देखने को मिली। गुजरात भी द्विदलीय व्यवस्था का एक रूप था। द्रविड़ पार्टियों का प्रभाव। तमिलनाडु में डीएमके, एएमआईडीएमके, द्रविड़ जैसी विचारधारा आधारित पार्टियां राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं रही, जिन्होंने तमिल संस्कृति आत्मसम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इनमें क्या रहा, ये पार्टी इन्होंने क्या किया, जिन्होंने तमिल संस्कृति और आत्मसम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने क्या किया, तमिल की संस्कृति और आत्मसम्मान के रूप को लेकर चले और पार्टी का नेतृत्व किया और चुनाव में जीतकर सत्ता हासिल की। दिल्ली और अन्य राज्यों में नए दलों का उभार। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हालिया वर्षों में राष्ट्रीय दलों को टक्कर देकर सरकार बनाई, जो दलीय व्यवस्था में बदलाव का संकेत है। तो दिल्ली में क्या था कि द्विदलीय व्यवस्था थी, कांग्रेस और भाजपा आपस में अल्टरनेट में सत्ता में भागीदारी करते रहते थे, परंतु एक आम आदमी पार्टी का नया स्वरूप देखने को मिला, जिसने द्विदलीय व्यवस्था को बदला और उसमें उस रूप को बदलकर सत्ता में भागीदारी की। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में दलीय विविधता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और गठबंधन की राजनीति ने नई दिशा ली। कुछ राज्यों में छोटे या एक ही दल का प्रभावशाली इसलिए हो पाए क्योंकि वहां सामाजिक आधार पर गठित पार्टियां स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से उठाने में सफल रही। क्षेत्रीय दलों का उभार एक इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक आधार पर और अपने लोकल मुद्दों को उठाया और सत्ता में भागीदारी हासिल की। वहीं कुछ राज्य में दो बड़े दलों की प्रतिस्पर्धा ने द्विदलीय व्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। वहीं कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने दो बड़े दल हो गए, जैसे
भाजपा और कांग्रेस ने आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा रही, जिन्होंने क्या किया, छोटे दलों को उभरने नहीं दिया और उनकी व्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति की प्रकृति और उसके विकास की विवेचना। तो भारत में जो चुनावी राजनीति है उसकी प्रकृति को देखते हैं। भारत में चुनावी राजनीति एक विशिष्ट और जटिल स्वरूप लिए हुए है, जो न केवल अपने विविधतापूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को प्रतिबिंबित करती है। तो इसमें भारतीय चुनावी राजनीति एक बहुत ही जटिल रूप है जो भारत में, तो इसमें क्या है कि बल्कि विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की विविधता को भी दर्शाता है। भारतीय चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन चुनावी विश्लेषण सेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो नेतृत्व दलों और मतदाताओं के व्यवहार को पढ़ने समझने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या है कि जो इसका भारतीय चुनाव प्रक्रिया है इसका अध्ययन क्या है, सेफोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, उसके नेतृत्व को, दलों को और जो मतदाता है उनके व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें भारत में राज्य राजनीति एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में 1960 के दशक में उभरी, जब कांग्रेस में एक 76 वर्षों में कमी आने लगी और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। इन दलों का उदय प्राय ऐसे नेताओं के नेतृत्व में हुआ जिनका सामाजिक आधार उनके संबंधित राज्यों में अत्यंत मजबूत था और उनके नेता पूर्व में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन क्षेत्रीय आकांक्षाओं जैसे जाति, भाषा और संस्कृति के मुद्दों पर अलग राह अपनाई। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, 1960 के दशक के बाद जो कांग्रेस से अलग विभाजन हुआ, अलग पार्टी बनाई, उनका मेन मुद्दा क्या था, उनकी जाति, भाषा और सांस्कृतिक मुद्दे। उन्होंने अपने लोकल लोगों के मुद्दे उठाए और नई पार्टी का गठन किया और सत्ता में आने का प्रयास किया। 1990 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में न केवल प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया बल्कि केंद्र की राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वे प्रधानमंत्री बने और मंडल आयोग की नियुक्ति जैसे निर्णय को प्रेरित किया, जिससे सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर गंभीर विमर्श प्रारंभ हुआ। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, क्षेत्रीय दल केवल राज्य तक सीमित नहीं थे, राष्ट्रीय लेवल पर भी उनका वर्चस्व था। जैसे चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और वे केवल ना उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बने और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। इस काल में विशेष रूप से ओबीसी आरक्षण, जातिगत लामबंदी, धार्मिक पहचान जैसे मुद्दों चुनावी राजनीति के केंद्र में आए। बीएसपी का गठन और भाजपा का विस्तार उत्तर भारत में सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान की राजनीतिक संकेत देता है। तो इस समय में क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्रीय दल उभरे, भाजपा का विस्तार भी हुआ और इसका मेन मुद्दा क्या था, न्याय और सांस्कृतिक पहचान। भारत के विभिन्न राज्यों में पार्टी प्रणाली भी विविध है, कहीं द्विदलीय व्यवस्था है तो कहीं बहुदलीय व्यवस्था है। इस प्रतिस्पर्धा में न केवल क्षेत्रीय दल बल्कि राष्ट्रीय दल भी सक्रिय भागीदारी करते हैं। कई बार ये स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो कई बार गठबंधन बनाकर। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, टाइम के साथ पार्टियों का रूप बदलता रहा, चुनाव का रूप बदलता रहा। उसमें क्या है कि कई स्टेट में द्विदलीय प्रणाली, कई स्टेट में हमें बहुदलीय प्रणाली देखने को मिली। तो जब चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो कई बार क्षेत्रीय दल अपना गठबंधन करके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिसमें सीटों का बंटवारा करते हैं और कई बार अपना अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और सरकार गठबंधन की बनाते हैं। अब देखते हैं चुनाव अध्ययन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। शोध कार्य की शुरुआत। भारत में चुनावी विश्लेषण का व्यवस्थित आरंभ 1960 के दशक में आरंभ हुआ। रजनी कोठारी, मायरन वीनर जैसे विद्वानों ने सर्वेक्षण आधारित पद्धतियों को मान्यता दी। तो शोध कार्य की शुरुआत 1960 के दशक के बाद हुई, जिसमें मेन रोल रजनी कोठारी और मायरन वीनर का है। मुख्य विधियां क्या थी, चुनावी अध्ययन में मुख्य 3 कारकों का प्रयोग होता है, सर्वेक्षण, परिवेशीय विश्लेषण और फील्ड वर्क। इन 3 तरीकों का उपयोग करके चुनावी अध्ययन किया गया। पुनरुत्थान 1984 में डेविड बटलर और प्रणय रॉय द्वारा लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करके चुनाव अध्ययन को पुनः नई दिशा दी गई। CSDS की भूमिका। दिल्ली स्थित विकासशील समाज अध्ययन केंद्र ने 1990 के बाद
से चुनावी विश्लेषण को व्यापक रूप से आगे बढ़ाया। तो CSDS जो हमारा दिल्ली स्थित विकासशील समाज अध्ययन केंद्र है, उसने क्या किया, 90 के चुनाव के बाद विश्लेषण को व्यापक रूप से उसको आगे बढ़ाया, और जो अभी टॉप पर चल रहा है, इसका विश्लेषण अच्छे से किया जाता है। जनमत सर्वेक्षण बनाम चुनाव अध्ययन, जहां चुनाव अध्ययन चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रवृत्तियां का गहन विश्लेषण करती हैं, वहीं जनमत सर्वेक्षण केवल मतदान से पूर्व मतदानों की राय पर केंद्रित होता है। अतः पूर्वानुमान, इसमें क्या देखने को मिला हमें, जो चुनाव का अध्ययन है उसकी चुनावी प्रक्रिया को देखता है, सामाजिक संरचना को देखता है, और राजनीतिक जो प्रवृत्ति है उसका विश्लेषण करता है। तो इसमें केवल क्या है, जनमत सर्वेक्षण मतदान से पूर्व और मतदान के बाद दोनों पर केंद्रित होता है, इसलिए हमें एग्जिट पोल देखने को मिलते हैं। अतः पूर्वानुमानों ने ये उपयोगी तो है लेकिन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। इनका अनुमान तो लगाया जा सकता है, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट एकदम सटीक नहीं है। भारतीय राज्यों की चुनावी राजनीति बहुआयामी है, जिसमें सामाजिक न्याय, क्षेत्रीयता, धर्म, गठबंधन जैसी प्रवृत्तियां एक दूसरे में समाहित हैं। राज्य राजनीति निर्णय केवल राज्यों की दिशा बदली, बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। चुनावी राजनीति का अध्ययन करना आज न केवल राजनीतिक विश्लेषण का अनिवार्य भाग बन गया है, बल्कि यह लोकतांत्रिक चेतना को भी समृद्ध करता है। तो यह क्या है कि चुनावी अध्ययन है बहुत जरूरी है, और इसमें फ्यूचर के लिए भी, जो लोकतांत्रिक देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, और लोकतांत्रिक चेतना को समृद्ध करता है ये।